नमस्कार, मैं तनप्रीत आप सभी का फोबिया और फियर के इस खास चर्चा में स्वागत करती हूँ। डर हर व्यक्ति को होता है, लेकिन जब डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये मानसिक समस्या बन जाती है और कई बार हम इसका सामना नहीं कर पाते और ना ही इससे निकल पाते हैं। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब देने और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मीनाक्षी मनचंदा, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर साइकेट्री है एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद से। डॉक्टर मीनाक्षी, मैं आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मनचंदा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फोबिया या डर के बारे में। हाँ जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? तो हम कोई देरी नहीं करेंगे, हम बहुत बेसिक सवालों से इस सेशन का जो है शुरुआत करेंगे। तो डॉक्टर, जैसे जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले आप क्या समझते हैं, उनका फ्रेम ऑफ माइंड जो होता है वो क्या होता है? आपको देखकर क्या पता लगता है? किस तरह की कन्वर्सेशंस होती है पहली जो अगर आपके पास पेशेंट आता है तो? देखो, वैसे तो साइकियाट्री में भी वैसी ही कन्वर्सेशन होती है जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स में होती है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा कुछ सुनना, बोलना और देखना होता है कि पेशेंट एंटर कैसे कर रहा है, वो अपनी प्रॉब्लम बताने में कितना कॉन्शियस है या कितना कंफ्यूज है, कि उसे समझ आ रहा है क्या बताना चाहिए। क्योंकि साइकियाट्री में ज्यादातर लोग जो है बहुत सोच समझ के आते हैं। सबको लगता है कि साइकियाट्री का मतलब है कि हम पागल हो गए हैं, बट जनरली ऐसा नहीं होता। बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो साइकियाट्री में ही ठीक की जाती हैं, और उनमें से एक है ये डर। बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं होगा डॉक्टर कि डर को लेकर ही आपके पास कोई आता होगा, लेकिन अगर कोई डर को लेकर आता है तो उसके लिए मैं एक सवाल करना चाहती हूँ आपसे कि डर का सामना करना कैसे है, ये आप कैसे बताते हैं? देखो, डर तो हम सभी को होता है, ठीक है, हर किसी को कुछ ना कुछ डर होता है, पर वो डर एक लिमिट से ज्यादा हो जाए, इररेशनली होने लग जाए, उसको कंट्रोल ना किया जा सके और वो हर वक्त ही रहता हो और हमारी लाइफ को वही डोमिनेट करने लग जाए, तो वो एक बीमारी बन जाता है। तब हमें उसको कैसे ठीक करना है वो बहुत सी बातों पे डिपेंड करता है। पहले तो वो डर किस प्रकार का है ये जानना पड़ेगा। उसको थेरेपी से ठीक किया जा सकता है या दवाइयों की जरूरत है, फिर ये डिसाइड किया जाता है। बिल्कुल। तो जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर आपके पास आता है तो क्या वो डर के बारे में आपसे बात करता है कि मुझे ऐसे सपने आते हैं या मुझे इस चीज से बहुत डर लगता है? किस तरीके की बातें होती है, मतलब अगर आप कोई एग्जाम्पल बता पाए किसी पेशेंट का। देखो, जैसे ज्यादातर लोग जो आते हैं उनको ये डर होता है कि मेरी कल मीटिंग है, तो मैं वहां पे बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा। मीटिंग में सबके सामने बोलते हुए कहीं मुझे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लग जाए, मैं भूल ही जाऊं कि मुझे कैसे प्रेजेंट करना है। या फिर इस तरह के लोग आते हैं जिनको लिफ्ट में जाते हुए डर लगता है। सबसे कॉमन ये होता है कि उनको बंद लिफ्ट में या बंद जगहों पे बैठने में डर लगता है या जाने में डर लगता है। और जब वहां भीड़ होती है तो वो और भी ज्यादा डरने लग जाते हैं कि शायद निकलने का रास्ता ही नहीं होगा अगर उनको कुछ हो गया तो। जिसे हम क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं, ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आती हैं? हाँ जी। जी जी। तो डॉक्टर, जैसे कोई अगर बचपन का डर लेकर आपके पास आता है, ये कहता है कि ये मुझे बचपन में होता था और अब ये मेरे साथ फिर होने लग गया, अब मैं तो बड़ा हो चुका हूँ। देखो, डर के बहुत से कारण होते हैं। एनवायरमेंटल कॉजेज हो सकते हैं, जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं, और एक तीसरा कॉज ये है कि एक ऐसा एक्सपीरियंस जो हमें बचपन में कभी हुआ है और वो बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा है, और उसको लेके फिर अब हम दोबारा से डरने लग गए हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे मान लो बचपन में किसी को डॉग बाइट हो गई और अब वो फिर से डॉग को देख के उसे वही सीन याद आता है, वही बाइट याद आती है, उस टाइम पे कितना दर्द हुआ था, वो सब याद आने लग जाता है। तो फिर हमें उसको फोबिया में ही कैटेगराइज करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। अच्छा, ऐसे केसेस आते हैं आपके पास कि ये छोटे छोटे डर को जिसको लोग समझ नहीं पाते फोबिया है, हाँ उस जी। वो रीजंस लेकर भी आते हैं? हाँ जी।
बिल्कुल। तो डॉक्टर जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप वन ऑन वन बात करते हैं या जो हम देखते हैं जैसे इन सब के लिए सपोर्ट ग्रुप्स भी होते हैं, तो सपोर्ट ग्रुप्स डर को कैसे मैनेज करते हैं या फोबिया को? देखो, अभी हम तो जैसे हॉस्पिटल सेटिंग में है, तो यहाँ तो पहले हिस्ट्री मैं ही लेती हूँ और उससे पूरी बात करने के बाद हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होती है, तो साइकोलॉजिस्ट के साथ थेरेपी की अगर जरूरत होती है तो हम उसके पास भेज देते हैं, नहीं तो फिर दवा शुरू करते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स का काम बाद में शुरू होता है जब एक बार हम उसको मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल। तो आपके पास कोई पेशेंट आया है तो क्या आप ऐसा उनसे पूछते हैं कि यहाँ तक आने से पहले कितना टाइम लगा? क्या आपने किसी और से बात की? आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? मतलब कोई अगर जी, कोई जैसे आपके पास आने से पहले, क्योंकि जैसा आपने पहले भी कहा कि लगता है हमारे पास लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि उन्हें लगता है पागल है हम, क्योंकि साइकेट्री का मतलब ही लोग वैसा निकालते हैं। तो आप कैसे उसको समझाएंगे कि ऐसा नहीं है और अपने जो भी डाउट्स हैं उस तक के लिए हमारे पास आए? देखिए, पहले तो मीडिया में जब भी हम मूवीज में साइकियाट्रिक पेशेंट देखते हैं तो वो अलग ही तरह के प्रोजेक्ट किए जाते हैं, वो ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं जो जनरली हमें नजर नहीं आती है, तो लोगों के दिमाग में साइकियाट्रिक पेशेंट का कॉन्सेप्ट वही बैठा हुआ है। लेकिन जब वो ओपीडी के बाहर आते हैं तो ओपीडी में दिखाने के लिए जो और पेशेंट्स बैठे होते हैं उनको देख के ही उन्हें एक राहत की सांस आ जाती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ बाकी लोग वैसे नहीं आए हुए जैसा हम सोच रहे थे। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास घूमने के बाद ही साइकियाट्रिस्ट के पास आते हैं, क्योंकि उन डॉक्टर्स के पास उनका ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, तो कोई उन्हें रेफर करता है कि आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए, तभी वो यहाँ तक पहुंचते हैं। फिर हम उनको बताते हैं कि आगे क्या करना है, तो वो अपनी फाइल्स तो साथ में ही लाए हुए होते हैं कि अब तक वो कहाँ-कहाँ दिखा चुके हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से मतलब इतने स्टेप्स के बाद जाकर के वो आपके पास पहुंचते हैं। तो डॉक्टर ऐसा नहीं आपको लगता कि कई बार होता होगा कि कोई एक किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है और एक अपने दिमाग में वो झूठ बनाकर बैठा हुआ है और तब आपके पास आ रहा है, और किसी की बीमारी या किसी का जो डर है वो एक्चुअल में ही हो, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? कैसे लोगों को बताते हैं कि नहीं, ये रियलिटी है और ये फेक है जिसमें तुम जी रहे हो? साइकियाट्री डिसऑर्डर्स डायग्नोज करने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, हमें वो टेस्ट उनको देने पड़ते हैं, उनको फिर चेक करके ही पता चलता है कि वो झूठी दुनिया में है या सच्ची दुनिया में है, वो फोबिया ही है या कोई और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, उसी के बेसिस पे ही हम अपने डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं। बिल्कुल। तो आपको भी डायग्नोसिस करने के लिए काफी चीजें उनसे निकलवानी पड़ती होंगी। हाँ जी। लेकिन डॉक्टर, डर जो है वो मानसिक बीमारी कब बन जाता है? आप कब कहेंगे कि ये मानसिक बीमारी बन चुका है? जब वो आपकी डे टू डे लाइफ में इंटरफेयर इतना ज्यादा करने लग जाए कि आप अपना ऑफिस का काम, स्कूल का काम या घर का काम सब कुछ उस डर की वजह से ही पोस्टपोन करने लग जाए और उसी डर के आसपास ही आपकी प्लानिंग सब टाइम घूमती रहे, तो वो एक मेंटल प्रॉब्लम बन जाता है। लेकिन डॉक्टर, ऐसा तो मुझे लगता है हर इंसान आज की लाइफ में टेंशन, स्ट्रेस और इन सब में बिजी है, तो कैसे इंसान खुद पहचानेगा कि हाँ, मुझे मानसिक बीमारी भी हो सकती है? देखिए मैम, अगर आपको लिफ्ट में बैठने से डर लगता है और आपका फ्लैट जो है वो 12th फ्लोर पे है और आप लिफ्ट में नहीं जा सकते, आप डेली 4 बार भी 10 बार भी नीचे उतरना पड़े तो आप सीढ़ियों से जाएंगे आएंगे, और इस वजह से आप नीचे आना जाना ही बंद कर देंगे कि मेरे को नहीं जाना सीढ़ियों से और लिफ्ट में मैं जा ही नहीं सकती। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम होने लग जाए, इसका मतलब है आपको कुछ तो दिक्कत चल रही है, तब आपको ये समझ आना शुरू हो जाता है कि अगर बाकी लोग जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती। अच्छा, ये खुद में ये सोचना, यही मुझे लगता है इंसान को जो है वो रोकता है कि जो खुद को एक चैलेंज करना होता है। तो क्या ये मानसिक बीमारी अगर ऐसी किसी को, जो मुझे लगता है मोस्टली लोगों को होती होगी, ये ठीक हो सकती है? डर सबसे कॉमन बीमारी है और ट्रीटेबल बीमारी है। अगर आप टाइम से डॉक्टर के पास पहुंचते हैं,
इंसाइट है आपको कि आपको बीमारी है और आपको ठीक होना है, तो आप ठीक हो जाते हैं। दवाइयां भी हैं और थेरेपीज भी हैं जिनसे हम आपको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दवाइयाँ, थेरेपीज पर हम आगे बात करेंगे। एक आखिरी सवाल इस सेशन का मैं आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर, क्या डर डिप्रेशन का रीजन बन सकता है? अभी जैसा मैंने बताया मैम कि अगर आप अपनी सारी एक्टिविटीज उसी डर के अकॉर्डिंग करने लग जाए तो वो डिप्रेशन का कारण बन सकता है, क्योंकि आप नीचे ही नहीं उतरना चाहते तो आप ऑफिस के लिए नहीं जाओगे, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी डिसरप्ट हो रही है, आपकी पर्सनल लाइफ भी डिसरप्ट हो रही है, तो आप कोई भी काम ही नहीं कर सकते अगर आप लिफ्ट में बैठना नहीं चाहते और आपका घर ऊपर है। आपको डॉग से डर लगता है, आप गली में निकलना ही नहीं चाहते, तो आप घर से बाहर ही नहीं निकलोगे। बिल्कुल। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि डर जो है वो फोबिया से भी बढ़कर अब जो है वो आपके दिमाग पर चढ़ गया है, इस तरीके से। बिल्कुल। तो डर किस तरीके से मानसिक बीमारी में तब्दील हो सकता है, इस सेशन में हमने बखूबी जाना, जिसके लिए डॉक्टर मीनाक्षी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। लेकिन इन सब की ट्रीटमेंट और मेडिकेशन भी जरूरी है, जैसा डॉक्टर मीनाक्षी ने हमें कहा, तो हम इस बारे में जानेंगे एक नए सेशन में। तो फिलहाल डॉक्टर मीनाक्षी से मैं विदा लेती हूँ और नए सेशन में फिर से डॉक्टर मीनाक्षी के साथ हम हाजिर होंगे। थैंक यू डॉक्टर मीनाक्षी। थैंक यू। ओके।